आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको 25 क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आया हूं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ शुरू करते हैं। पहला है, लाभ की आशा ना करें और सभी संभाव हानियों के लिए प्रावधान करें। इसका कारण है रोजगारता की परंपरा, नियमितता की परंपरा, सारता की परंपरा और प्रदर्शन की परंपरा। तो इसमें से जो इसका उत्तर है वो पहला यानी ए नंबर है, रूढ़िवादिता की परंपरा। याद रखना है कि लाभों की आशा ना करें और हानियों के लिए व्यवस्था कर लें, वो रूढ़िवादिता की परंपरा हमें बताती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियां एक समान रहती हैं, इसका कारण है तो नियमितता की परंपरा, रोजगारता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा या सारता की परंपरा। तो यहाँ याद रखना है जो मेरी नियमितता की परंपरा होती है वो ये बताती है कि चाहे कितने वर्ष हों जो नीतियाँ एक समान रहनी चाहिए, यानी उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ है, यानी व्यवसाय के अस्तित्व की धारणा क्या है। तो ऑप्शन ए है व्यवसाय का अलग अस्तित्व, ऑप्शन बी है व्यवसाय और व्यवसायी का एक साथ, सी ऑप्शन है मेरा व्यवसाय और महाजन एक साथ, फिर है व्यवसाय और ऋणी एक साथ। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो व्यवसाय का अस्तित्व होता है वो हमारा अलग होता है, यानी स्वामी से उसका अस्तित्व हमारा कैसा होता है, अलग होता है, यानी उत्तर मेरा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाइयां अस्तित्व में रहेंगी अनिश्चित काल तक, स्थायी रूप से, अनिश्चित रूप से या निश्चित काल तक। तो चालू व्यापार जो होता है वो धारणा है, यानी व्यवसाय हमारा चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कब तक चलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे हिसाब से, और आपको याद भी रखना है अनिश्चित काल तक, नहीं ए नंबर उत्तर है इसका। फिर है, सामान्यता आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब उत्पादन हो जाता है, वस्तु का आदेश मिल जाता है, वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ याद रखना है जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है तभी उसका हम जनरल लेखा करते हैं। तो वस्तु की सुपुर्दगी यानी कौन सा आपका, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला हम आते हैं, छठा क्वेश्चन है, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित विवरण बनाए जाते हैं वह है तो विवेकशीलता, आगम व्यय मिलान, लेखांकन अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है अकाउंटेंसी में जब भी अकाउंट बनाए जाते हैं उनकी एक न एक लेखांकन अवधि होती है, यानी आपका सी नंबर लेखांकन अवधि। 7 नंबर है, जब दो व्यवसायों से संबंधित सूचना को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो यह सूचना प्रदर्शित करती है जांच योग्यता, उपयोगिता, प्रशासनिकता, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जांच योग्यता, उपयोगिता, प्रशासनिकता इसमें से कोई नहीं है, इसका उत्तर है डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यावसायिक इकाई का निकट भविष्य में ना तो बेचा जाएगा और ना ही उसका परिसमापन होगा कहलाती है सतत व्यापार, आर्थिक इकाई, मौद्रिक इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सतत इकाई, यानी सतत व्यापार। अब लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक या बनाने वाले प्राथमिक गुण हैं, यानी आवश्यक बनाने वाले प्राथमिक गुण कौन से हैं। प्रशासनिक या पूर्वागामुक्ति है, तुलनीयता या समरूपता है, विश्वसनीयता और तुलनीयता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है इसमें विश्वसनीयता और तुलनीयता, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन है आपका, यानी कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अप्राप्त ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, यानी जो हमारा अशोध ऋण होता है किस सिद्धांत से, तो हम ये मानते हैं भविष्य में हमारा पैसा डूब सकता है तो वो सिद्धांत लागू होता है। इसके संबंधित मैं आगे आपको समझा चुका हूँ। इसमें ऑप्शन ए है रूढ़िवादिता, बी है आय मिलान, सी है पूर्ण प्रकटीकरण, डी है ए बी दोनों। तो अभी हमने बताया था लाभ की आशा ना करो मगर हानियों की पहले से व्यवस्था कर लो, उसके लिए कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा, आपका
रूढ़िवादिता की अवधारणा और आय मिलान दोनों हो जाएंगे इसमें, यानी आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर आगे है लागत मूल पर स्थायी संपत्तियों को अपलेखन करने वाले अपलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है। तो इसमें से आपका है रूढ़िवादिता, लागत अवधारणा, चालू व्यापार अवधारणा, उपार्जन अवधारणा। तो इसमें याद रखना है, इसका उत्तर बी है लागत अवधारणा। कौन सी है? लागत अवधारणा। 12 नंबर है आधारभूत लेखांकन अवधारणा है चालू व्यापार, रूढ़िवादिता, उपार्जन। बी नंबर है चालू व्यापार, निरंतरता, उपार्जन। सी नंबर है चालू व्यापार, मिलान, निरंतरता। और डी नंबर है चालू व्यापार, पृथक इकाई या समय अवधि। तो चालू व्यापार, निरंतरता, उपार्जन वाला, यानी आपका बी नंबर इसका सही है। फिर है यह विचार कि स्वामी से व्यापार पृथक है अवधारणा आधारित है द्विपक्षीय, पृथक इकाई, वसूली और सारता। तो यहाँ पे ए नंबर द्विपक्षीय था, फिर बी नंबर पृथक इकाई था, सी नंबर वसूली था, डी नंबर आपका सारता था। तो यहाँ पे याद रखना है आपको पृथक इकाई, इसका उत्तर यानी बी नंबर है। फिर है कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय को कंपनी के आय विवरण में सम्मिलित कर लिया। सिद्धांत के उल्लंघन को चिन्हित करता है। लागत सिद्धांत है ए नंबर, बी नंबर रूढ़िवादिता है, सी नंबर प्रकटीकरण है और डी नंबर है इकाई अवधारणा। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, इसने जो उल्लंघन किया है डी नंबर यानी इकाई अवधारणा का किया है। अब हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, रहतिये के संदर्भ में प्राप्तियों को लाभांश के भुगतान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत लेखांकन सिद्धांत इस पर लागू होता है? तो यहाँ याद रखना है रहतिये वाले में जो आपका वसूली का सिद्धांत लागू होता है, यानी इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी नंबर होगा, यानी वसूली का सिद्धांत। आगे आपका है खूबसूरत ढंग से खातों को प्रस्तुतिकरण। खूबसूरत ढंग से खातों को प्रस्तुतिकरण, निवेश का आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना, आय कर से बचाने के लिए अधिक हानि होना, उपयुक्त सभी। यहाँ जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर ऊपर था, लेखों को खिड़की प्रदर्शन का अर्थ है, यानी विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। मैंने ऑप्शन पहले पढ़ दिए थे, खूबसूरत ढंग से खातों का प्रस्तुतिकरण, निवेश को आकर्षित करने तो अधिक लाभ दिखाना, लाभ से बचने के लिए अधिक हानि दिखाना, उपयुक्त सभी। तो विंडो ड्रेसिंग का अर्थ जो होता है वो निवेश को आकर्षित करने के लिए लाभ अधिक दिखाना होता है। तो उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी द्वारा प्रदत्त पूंजी को दायित्व के रूप में अपलेखन निम्न सिद्धांत का पालन करने का विश्वास दिलाता है। सबसे पहले मिलान का, फिर चालू व्यापार का, व्यापार की पृथक अवधारणा का और दुलेख प्रविष्टि का। तो देखो स्वामी का जो लेना देना है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है वो पृथक वाली अवधारणा से होता है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा व्यापार की पृथक अस्तित्व की अवधारणा। फिर 18वां हमारा है वित्तीय विवरणों में से पैसे को छोड़ देना और पूर्णांक में लिखना आधारित है। यानी कोई भी हम करते हैं जैसे 50.20 रुपये लिखा है तो उसको हम कैसे यानी पैसे को छोड़ दें। तो ए नंबर रूढ़िवादिता की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, सारता की अवधारणा, वसूली की अवधारणा। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है जो इसका उत्तर है रूढ़िवादिता हो नहीं सकती, निरंतरता हो नहीं सकती, वसूली हो नहीं सकती। सिर्फ एक हमारा ऑप्शन कौन बचता है? सी यानी सारता की अवधारणा है। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन, वित्तीय लेन देन का लेखा निम्न में अवलेखन के कारण नहीं किया जाता है। पहला है उपार्जन अवधारणा, लागत अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा। तो यहाँ ध्यान रखना है कोई भी लेन देन है अगर वो पैसे में नहीं किया जाता है तो उसका लेखा जो नहीं हो सकता है वो है मुद्रा मापन की अवधारणा, मुझे याद रखना है। फिर है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत सिद्धांत अवधारणा नहीं है। निम्नलिखित इसमें सही नहीं लिख पाया है लेकिन उसको हम निम्नलिखित ही पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? निरंतरता, रूढ़िवादिता, उपार्जन और चालू व्यापार। तो यहाँ ध्यान रखना है रूढ़िवादिता की मूलभूत सिद्धांत लेखांकन अवधारणा नहीं, यानी कौन सा हो गया हमारा?
बी नंबर हो गया हमारा, ये बी नंबर इसका सही है। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर में। निम्न अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। पृथक इकाई से, चालू व्यापार से, निरंतरता से, समय अवधि से। तो यहाँ याद रखना है आपको, इसका बी सही है, यानी चालू व्यापार से, चालू व्यापार से। छूट पर प्रावधान का सृजन निम्न आधार या अवधारणा के अनुसार किया जाता है। रूढ़िवादिता है, मिलान है, ए बी दोनों है, और डी नंबर है सारता। तो इसका हमें उत्तर ध्यान रखना है, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे उनका उत्तर सब क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, रूढ़िवादिता का उद्देश्य होता है। अब ये क्वेश्चन 4-5 बार घुमा फिरा के आ चुका है। जैसे पहला है सभी आय और हानियों को लेना, सभी हानियाँ लेना, संभावित हानियाँ लेकिन लाभ नहीं, और उपयुक्त से कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा था रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि लाभ की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन हानि की हमें पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो सी नंबर क्या है हमारा, संभावित हानियाँ। अगला क्वेश्चन है, किस अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व का आर्थिक चिट्ठे के फुटनोट में दिखाया जाता है। अब इसमें ऑप्शन ए है सारता, ऑप्शन बी है प्रकटीकरण, ऑप्शन सी है वसूली, ऑप्शन डी है दो पक्षी। तो यहाँ याद रखना है कि जब हम लोग कोई ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे हमारी लायबिलिटीज़ निकल आती है, दायित्व हो जाते हैं कि जिनको आर्थिक चिट्ठे में हम फुटनोट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कोई एक विवादित दावा है जो अदालत में विचाराधीन है। अगर वो दावा हमारा, हम मुकदमा हार जाएंगे तो हमें देना पड़ेगा, नहीं हारेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएं, तो आर्थिक चिट्ठे के अंदर हम फुटनोट में दिखा देते हैं। तो ये मेरी अवधारणा बताती है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, यानी आपका बी नंबर सही है, यानी प्रकटीकरण की अवधारणा। आप जो है 25 नंबर है, 25 नंबर में थोड़ा सा मैं आपको भी कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इसे देखें और इस क्वेश्चन को बनाने में क्या गलती हो उस पर भी ध्यान दें। लिखा है, किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है। आपको देखना है संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है कि उससे ब्याज लिया जाता है। आपको ये याद रखना है, इसको बहुत गौर से पढ़ना 2-3 बार, तब आपको समझ में आएगा। और इसका उत्तर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये आपके लिए एक टॉक्स के तरीके से है, जिसे आप लोगों को खुद हल करना है, ढूंढना है। और ऑप्शन में जो मैं पढ़े जा रहा हूँ, उपार्जन अवधारणा है, रूढ़िवादिता की अवधारणा है, इकाई अवधारणा है, द्विपक्षीय अवधारणा है। अगर इसका हम उत्तर सी अगर सही मान लें, इकाई अवधारणा है, तो इसमें क्या करेक्शन करें हम कि ये सही हो जाए। तो ये दोनों आपके लिए हैं, एक तरीके से प्रश्न हमने छोड़ रहे हैं जिसको आपको बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।